हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2009 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न का। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसी के साथ ही समझेंगे भी कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न, ठीक है, ये हेडिंग है। गिवन अ समरी फॉर ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ अब्दुल हादी स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2008 इज गिवन बिलो। ठीक है, ये इनकी रिसिप्ट्स हैं और ये इनकी पेमेंट्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें की इन लोगों ने कैश जिस जगह पे कैश दिया है, यानी कि जो कैश आउटफ्लो है वो पूरा का पूरा ये है, ठीक है। और जो कैश इनफ्लो है वो रिसिप्ट्स है, ठीक है, यानी कि जो जो उनको मिले पैसे वो रिसिप्ट्स, जो जो उन लोगों ने पेमेंट की वो पेमेंट्स की साइड पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि बैलेंस जनवरी 1 08 यानी कि जनवरी 1 तारीख को 2008 में इन लोगों के पास 1,35,000 का कैश पड़ा हुआ था। फिर ठीक है, उन लोगों ने कलेक्शन की मैचेस से 12,37,500 की, और फिर उनको प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट पे, रिफ्रेशमेंट पे 2,36,250 का, ठीक है। और यही उन लोगों के कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जहाँ पे इन लोगों ने परचेज़ किए इक्विपमेंट्स 93,750 के, और फिर ये कुछ और मजीद इनके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल डेटा पे आ जाते हैं। एडिशनल डेटा लिखा हुआ एज ऑन December 31st 2008, ठीक है। अब अच्छा, ये एडिशनल डेटा क्या होता है, ये बेसिकली ये चीज़ बता रहा होता है कि जो December 31st 2008 यानी इस दिन जो है वो कौन सा डेटा अकर्ड हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखिए एडजस्टमेंट करनी होती है अपने मतलब अपने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑन January 1st 2008 इक्विपमेंट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹3,37,000, ठीक है। इक्विपमेंट जो थे, अच्छा ये इक्विपमेंट का है आपके पास, यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्विपमेंट की जो वैल्यूएशन की रिवैल्यूएशन होगी वो 3,37,000 के हैं अब, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पे, अच्छा ये रहा इक्विपमेंट रिपेयर्स, अच्छा रिपेयर्स है नॉट इक्विपमेंट। फिर आपके पास से डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज चार्ज एट द रेट 20% पर ईयर, ठीक है, ये एक्सपेंस है इक्विपमेंट के ऊपर। देन आप यू हैव अ प्रीपेड रेंट जो कि 47,000 है, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है चार्जेस फॉर 24,750, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पेपर करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हमने बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो चलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आ जाते हैं। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे तमाम अपने एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो जो ऐसी चीज़ें जो कि जिसका कैश का आउटफ्लो हुआ, ठीक है, जिसमें आपने पेमेंट की, वो तमाम आपके एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो एसेट्स ना हो तो, ठीक है, अगर एसेट्स नहीं तो फिर वो आपके, अगर आपने एसेट्स परचेज किए हैं दैट्स मीन यू आर दैट यू हैव नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंस, ठीक है। आपने सिंपली जो है वो कैश एज एसेट उसको कन्वर्ट कर दिया किसी और एसेट में, ठीक है। फिर आपके पास इनकम, यहाँ पे जो भी कैश का इनफ्लो हुआ आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं जिस बिजनेस की हम बनाने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का हेडिंग, और फिर जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इस सिनेरियो में हम जो है 31 December 2008 के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसके हमने यहाँ पे 31 December 2008 लिखा। अब सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर के पोर्शंस साइड पे आ जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपके पास है परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अब ये क्या किया हमने एक एसेट को कन्वर्ट कर दिया दूसरे एसेट में, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, कैश देकर हमने इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ बल्कि हमने एक एसेट खरीदा, ठीक है। जब भी हम एक एसेट खरीदते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं कहलाया जाता, वो क्या होता है, ये सिंपली एक एसेट कन्वर्ट होकर दूसरा एसेट बन जाता है, ठीक है। जैसे कैश कन्वर्ट होकर इक्विपमेंट बन गया, तो ये एक्सपेंस नहीं हुआ, तो जिसके वजह से हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्टेडियम रेंट। स्टेडियम जो आपने लिया था, ठीक है, वो उसका रेंट कितना था, 2,25,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 45 प्रीपेड रेंट इज़ 45,000, ठीक है। ये वो रेंट है, वो मतलब ये स्टेडियम का रेंट है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडियम का रेंट, तो इसका मतलब कि ये जो है वो स्टेडियम का रेंट ही पे करते हैं, ठीक है, कोई और रेंट यहाँ पे हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडियम रेंट, तो दैट्स मीन दिस इज रिलेटेड टू द स्टेडियम रेंट, और उसके अलावा और कोई रेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब कि ये स्टेडियम रेंट का ही है। तो हमने जो ऑलरेडी पे किया हुआ है 45,000
ठीक है। प्रीपेड क्या चीज़ होती है, जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं एडवांस में, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सिचुएशन में समझाऊँ, देखो आप, ठीक है, आपने जो है 45,000 प्रीपेड रेंट पे कर दिया अपने घर का, ठीक है। कल जो है एक बंदा, मतलब आपका लैंडलॉर्ड आता है और फिर आपको बोलता है कि भाई आपका जो रेंट आया है 2,25,000 का, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई यार मैंने आपको 45,000 ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है आपको। तो वो जो एडवांस आप इसमें से काट के फिर मुझे आप बता दें। तो सिंपल यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है कि यहाँ पे हम एडवांस में 45,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं और फिर हमारे जो स्टेडियम रेंट जो है वो आ रहा है 2,25,000, ठीक है। तो 2,25,000 में से हम जो है वो 45,000 निकाल के फिर हम स्टेडियम रेंट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 45,000 जो है हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर की साइड पर लिखते हैं स्टेडियम रेंट। अच्छा, कितना रिकॉर्ड करेंगे, 2,25,000 में से पहले हम 45,000 माइनस कर लेते हैं। 2,25,000 माइनस 45,000 दैट वुड बी 1,80,000। 1,80,000 यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेडियम का रेंट रिकॉर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। दूसरा आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंस जो है ये एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग और, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस पर 24,750, यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल, ठीक है। तो 24,750 पेबल हैं और प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो एक्सपेंस है वो 48,750 ऑलरेडी एक ही एक्सपेंस पड़ा हुआ, ठीक है। और ये मजीद एक्सपेंस आ गया, ठीक है, यानी कि ये तो एक एक्सपेंस है ही। अब ये पेबल और एक्सपेंस किस तरीके से, क्योंकि अगर आप इसकी एंट्री बनाओगे तो क्या होगा कि प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग पेबल, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेबल जो है वो जाएगा आपके पास बैलेंस शीट में और ये जो प्रिंटिंग एक्सपेंस ही जाएगा आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो 24,750 ये आपका यहाँ पे एक एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और दूसरा एक्सपेंस कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 48,750, ठीक है। तो ये दोनों प्लस होके वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है 44,750 प्लस कितना है ये 48,750, ठीक है। तो कितना आ गई आएगी आपके 73,500, ठीक है। तो 73,500 जो आप इसको प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करके आपकी एक्सपेंडिचर की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। फिर आपके पास है ये क्या है, सैलरीज, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंसेस कितने, 1,08,000 सैलरीज एक्सपेंस है, 1,08,000, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आपके पास सैलरी के रिगार्डिंग कोई एंट्री हुई, एडजस्टमेंट गिवन है। तो सैलरी के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन नहीं, तो हम उसको एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है, 1,08,000 को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे। अच्छा सॉरी, ये सेक्रेटरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस नहीं, सेक्रेटरी एक्सपेंस है। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया एक्चुअली, मैं कैमरे में देख के जो है वो लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। सो ये सेक्रेटरी एक्सपेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। फिर आपके पास है इक्विपमेंट रिपेयर्स, ठीक है। अब इक्विपमेंट ऑब्वियसली मतलब कभी कभार जो इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग एक्सपेंस हमें अकर्ड होता है, ठीक है। अब इसकी रिगार्डिंग देखेंगे कि हमारे पास कोई एडजस्टिंग डेटा तो नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी एडजस्टिंग या कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और फिर आते हैं हम जो है ग्राउंड मेन वेजेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये भी एज इट इज़ हम लिख लेंगे, जिस तरीके से हम सेक्रेटरी की, हमने जो है सेक्रेटरी की सैलरी लिखी, ठीक है। तो ये भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर आते हैं ग्राउंड मेन्स वेज, ठीक है। ग्राउंड मेन यानी कि जो सफाई वगैरह करता है ग्राउंड की, ठीक है, उसकी वेज कितनी 3,90,000, ठीक है। तो 3,90,000 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई ग्राउंड मेन के रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर आपके पास है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, इसको मिसलेनियस एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। ये कितने हैं 49,500 और इसके रिगार्डिंग भी आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट दैट इज चार्ज 20% पर ईयर, ठीक है। तो इस ईयर का हम निकालेंगे सिर्फ 20%। अच्छा इक्विपमेंट कितने के हैं, इक्विपमेंट जो वो रीवैल्यू हुए थे, यहाँ पे लिखा है कि इक्विपमेंट रीवैल्यू हुए थे 3,75,000 के, ठीक है। और हमने मजीद इक्विपमेंट परचेज किए थे कितने 93,750 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और मजीद इक्विपमेंट परचेज किए और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट कितने पड़े थे 3,75,000 के इक्विपमेंट ऑलरेडी पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास बनता है 3,75,000 और प्लस करते हैं हम
93,750 को, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं आपके पास 4,68,750, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे कि 4,68,750 रुपीज़ के आपके अब टोटल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम डेप्रिशिएट करेंगे या जिनका हम 20% निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको 20% निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ जो भी ये जो आपके पास ये एक्सपेंसेस आ रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एज इट इज़ ही आएंगे और उनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो उसको हम जो डायरेक्टली नोट डाउन कर लेते हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर की साइड्स पे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट देम ऑल डाउन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे तमाम राइट डाउन इन सबको लिख लिया है, ठीक है, राइट डाउन कर लिया है। तो अब मैं जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगा। आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन टोटल जो इक्विपमेंट था वो 4,68,750 का है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पुट इट इन द कैलकुलेटर, 4,68,750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, क्योंकि 20% जो है डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है 93,750, ठीक है। तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे आ गया, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया और इसी के साथ ही हमारे तमाम एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम रिसिप्ट्स की साइड पे आ जाते हैं। तो रिसिप्ट्स में आपके पास कैश का बैलेंस है कितना 1,35,000। फिर आपके पास एक कलेक्शन फ्रॉम मैचेस, कलेक्शन हुई आपके पास मैचेस की, ये कितने की हुई है 12,37,500 की। और देन प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट जो कि 2,36,250 की है। अच्छा, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपने कमाया नहीं है, ये आपका रेवेन्यू नहीं है। दिस इज सिंपली योर एसेट, दैट इज योर कैश, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इक्विटी ऑफ द फर्म या नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। फर्म नहीं होगा, ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहा, बल्कि ये जो है ऐसा ही, मतलब कि उसका कंसर्न ये नहीं कि प्रॉफिट कमाए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस का कंसर्न ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इसका कंसर्न है कि सोशल वर्क, ठीक है, मोस्टली जो ये फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन हुई है मैचेस से कितने की, ये लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे इनके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट किए हुए नहीं, तो हम जो है इन दोनों को एज इट इज ही जैसे किए हैं वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, इनको। तो यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमको सरप्लस हुआ या डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट यानी लॉस, सरप्लस यानी प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनको लिख लिया एज इट इज़ ही जैसे थे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करेंगे कि ये तमाम ये जो साइड है इनको प्लस करेंगे और इस साइड में से ये प्लस करके इसका जो भी आंसर होगा उसमें से इन सबको माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो दैट्स मीन आपको डेफिसिट हुआ है। अच्छा, डेफिसिट जो है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है और सरप्लस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को बेसिकली हमने बैलेंस करना होता है। तो जिसकी वजह से हम अगर यहाँ पे जो अमाउंट मिसिंग होती है, यानी जैसे अगर जो अमाउंट कम है, अगर इन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करके देखें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर अमाउंट कम आ रही है तो यहाँ पे हम सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं। अगर यहाँ पे कम आ रही है तो यहाँ पे हम डेफिसिट रिकॉर्ड करते हैं। डेफिसिट का मतलब लॉस होता है और सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करना होता है। तो पहले हम जो है तमाम इनकम साइड की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास है 12,37,500 प्लस कर देते हैं 2,36,250। तो ये कितना बन रहा है टोटल आपका, ये आपका टोटल बन रहा है 14,73,750, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्सपेंडिचर साइड को कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। 14,73,750, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँगा एक्सपेंडिचर साइड को। तो लेट मी जस्ट 1,80,000 है, फिर आपके पास है 73,500, फिर आपके पास है 108, फिर आपके पास है 34,500 और फिर आपके पास है 390 या 3,90,000, फिर है 49,000.5 या 49,500 और फिर आपके पास है 93,750, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,29,250, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा 14,73,750 में से, ठीक है।
29,250, ठीक है। ये उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दैट्स मीन कि ये नेगेटिव साइन में, ठीक है। तो चलिए अब इसको माइनस करते हैं। पहले हम लिखेंगे अपना 14,73,750, उसको माइनस कर देते हैं हम 9,29,250 से, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास ये जो सरप्लस आ रहा है, क्योंकि प्लस में है, सरप्लस कितने का आ रहा है 5,44,500। तो सरप्लस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं 5,44,500, ठीक है। ये आ गया आपका सरप्लस। और यहाँ पे जो हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है, दोनों जो अमाउंट बैलेंस होगी कितनी बन जाएंगी, इनका टोटल कितना 14,73,750, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 14,73,750, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी बैलेंस शीट पे। तो ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम तमाम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, देन लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़, ठीक है। इक्विटीज़ बेसिकली वो पैसा होता है जो कि एक मतलब कि एक अगर हम नॉन प्रॉफिट की बात ना करें तो एक इन्वेस्टर जो है अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है, दैट इज हिज और हर्स इक्विटी, ठीक है। और इसी की तरह से अगर पार्टनर्स भी अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे होते हैं, दैट इज़ देयर इक्विटी, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें जो कि लायबिलिटी से फाइनेंस ना हुई हों, या वो एसेट्स या वो पैसा वो एसेट्स जो कि लायबिलिटी से फाइनेंस ना ये हुए हों, यानी कि जो उधार से फाइनेंस ना ये हुए हों, वो इक्विटी है, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर हम नॉन प्रॉफिट की बात करें तो नॉन प्रॉफिट में ये होता है कि जो इक्विटीज़ वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पैसा होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैश कमाया होता है, दैट इज़ देयर इक्विटी, ठीक है। और या जो उनको फंडिंग मिली हुई होती है वो भी उनकी इक्विटी कहलाई जा सकती है, ठीक है। अगर वो कोई और एसेट्स परचेज़ करते हैं और वो परचेज़ करने के लिए अपनी किसी से उधार नहीं लेते हैं, अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है इनकी इक्विटी बनाएगा, ठीक है, ना कि लायबिलिटी। और अगर वो कोई उधार से पैसा लेकर और फिर उससे जो चीज़ें परचेस करते हैं तो उससे जो इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ना कि इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी सिंपल वो चीज़ होती है जो कि आपकी जेब से लगाया हुआ पैसे को आप इक्विटी कहते हो, ठीक है, इन शॉर्ट एंड सिंपल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी एसेट्स की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको हेडिंग में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नेट कितना कैश जो है इनफ्लो हुआ, ठीक है। कितना नेट कैश इनफ्लो हम फाइंड आउट करेंगे, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कितना कैश हमारे पास था पहले से, ठीक है, कितना कैश हमारे यहाँ से गया और कितना कैश हमारे यहाँ पे आया, ठीक है। तो जो गया वो एक्सपेंडिचर की साइड पे, ठीक है, जो आया वो इनकम की साइड पे, और कितना था हमारे पास शुरू में वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1,35,000, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना कैश हमारे पास आया, ठीक है। 1,35,000 आया हमारे पास, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं और कितना कैश है हमारे पास, कलेक्शन भी मैचेस है, तो कितने कैश है 12,37,500 और मज़ीद कैश आया, ठीक है। फिर आपके पास जो प्रॉफिट आया रिफ्रेशमेंट्स यानी कि और मज़ीद कैश आया कितने का 2,36,250 से, मतलब 250, ठीक है, 2,36,250 और मज़ीद कैश आया। तो टोटल कैश कितना मतलब आया, उसको मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ क्योंकि ताकि फिर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकूँ। कितना कैश है 16,08,750, ठीक है, इतना कैश हमारे पास आया, ठीक है। अब हम देखते हैं गया कितना कैश, ठीक है। तो हमने स्टेडियम रेंट पे किया जो कि 1,80,000 है, ठीक है। और हमने जो है और क्या और हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें इक्विपमेंट भी परचेज़ किया, तो इक्विपमेंट जाहिर सी बात है परचेज़ की तो कैश गया, भले वो कन्वर्ट हो गया किसी और एसेट में, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैश फ्लो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा प्रॉफिट कितना और लॉस कितना, हम खाली ये देख रहे हैं कि हमारा कैश कितना गया, कैश कितना आया, ठीक है। तो कैश ऑब्वियसली अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो आपका कैश जाएगा, ठीक है। तो कितना कैश गया 93,750, तो हम उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम एक्सपेंडिचर की साइड पे जो कैश
बल्कि जब भी हम सिर्फ कैश की बात करेंगे कि कैश कितना है, कैश कितना गया, तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, और यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि अक्रूड ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम पे चलती है, जहाँ पे आप मैचिंग प्रिंसिपल्स वगैरह चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये अमाउंट्स लेंगे, ठीक है, पेमेंट साइड वाली, और ये अमाउंट्स लेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है कि इस पूरे रिसिप्ट्स को प्लस करके पूरी पेमेंट से माइनस कर देना है। तो सिंपल आपके पास जो है नेट कैश आ जाएगा, ठीक है, ये कितना कैश आया वर्सेस कितना कैश गया, ठीक है, और कितना के नेट कैश आपके पास अभी बच गया है बिजनेस में, ठीक है। हम इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर चुके हैं हम, और हमारी जो अमाउंट आ रही है वो है 9,49,500। तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितने हैं, 9,49,500, ठीक है। तो इसको जो हम इसमें से माइनस कर देंगे आपके पास आ जाएगा नेट कैश, ठीक है। तो नेट कैश कितना है आपका, लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है नेट कैश 6,59,250, ठीक है। तो ये आपके पास नेट कैश आ गया। तो अब पहले हम नेट कैश रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये गई आपकी बैलेंस शीट, तो यहाँ पे हम कैश रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश रिकॉर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारी एसेट्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एसेट है वो प्रीपेड रेंट है, जो कि 45,000 है। तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रीपेड रेंट को, ठीक है, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास इक्विपमेंट्स, जो जिनकी इवैल्यूएशन हुई थी 3,75,000 में, और मजीद हमने परचेस किए थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई थी 4,68,750, ठीक है। लेकिन इसमें से हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, कितना जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 93,750, तो ये हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन नेगेटिव में लिखा है, ठीक है, माइनस का साइन के साथ है। इक्विपमेंट्स आपके पास प्रीपेड रेंट, तो ये आपके पास टोटल आ गया। जब हम इन सबको सम करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 10,79,250। तो हम इसे लिख लेते हैं टोटल एसेट्स में। अब लाइबिलिटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास पेबल हैं, प्रिंटिंग पेबल कितने के 24,750 के, तो आप इसको लाइबिलिटी में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको लिख लिया है। अब हमने जो है कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है, चूँकि उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पैसा है। खुद का पैसे में क्या क्या आता है, उनका कैश बैलेंस जो कि उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और फिर आते हैं उनकी इक्विपमेंट्स, ठीक है, नॉट द वन विच दे हैव परचेज्ड बट द वन विच दे ऑलरेडी हैड, ठीक है। वो कितने थे 3,75,000। तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास इनकी इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी इक्विटी है 5,10,000, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस। तो यहाँ पे सरप्लस आ गया, फिर हमने इसको सम किया तो हमारा अमाउंट सेम आ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।